अमेरिका के शहरों से लेकर यूरोप और एशिया तक सभी शहर तबाह हो चुके हैं। खास तौर पर यूएस और रशिया में मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर देश में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। न्यूक्लियर वॉर जिस तरह से फैलता है उसका किसी एक सीमा तक रहना बहुत मुश्किल है। इसके जानलेवा असर सिर्फ उन शहरों तक ही सीमित नहीं है जहां बम गिरे थे। जब रशियन वॉरहेड्स ने अमेरिका के पहाड़ों में मौजूद मिसाइल सिलोस पर हमला किया तो रेडियो एक्टिव फॉलआउट ने भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया। विंड पैटर्न्स इस जहर को पूरे देश के बड़े इलाकों में फैला देंगे, जिसका मतलब है कि कहीं भी देश में कोई सेफ प्लेस नहीं बचेगी। डुलूथ, मिनीसोटा, 86,000 की आबादी वाला यह छोटा शहर उन जहरीले बादलों के रास्ते में आने वाली कई जगहों में से एक था। यहां लोग रेडिएशन सिकनेस से मरने लगे। रेडिएशन सिकनेस तब होती है जब आपके शरीर के ऑर्गन्स, टिश्यूज और नर्वस सिस्टम भारी मात्रा में रेडिएशन सोख लेते हैं। इसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। शरीर पर खून के धब्बे और जलने जैसे निशान दिखने लगते हैं। वॉमिटिंग शुरू होती है और बाल गिरने लगते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। ये एक बहुत ही धीमी, दर्दनाक और खौफनाक मौत है। अपनों को खोने का गम और जीने के लिए फूड, वाटर और शेल्टर का संघर्ष इस मुश्किल को और बढ़ा देता है। यहां बचा हुआ रेडिएशन आने वाले कई सालों तक लोगों की जान लेता रहेगा। आने वाले कल का अंदाजा लगाने के लिए आप चेरनोबिल के बारे में सोच सकते हैं, जहां से सभी को निकाल लिया गया था। आज वहां हर पेड़ पौधे और जंगल उगाए हैं और जानवर आज़ादी से घूम रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से का अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पूरी दुनिया में अब अंधेरा छाने लगा है क्योंकि आसमान में धूल भर चुकी है। बमों की वजह से लगी आग ने 50 मिलियन टन धुआं और राख एटमॉस्फेयर में भेज दी है। बमों की वजह से लगी आग ने 500 मिलियन टन धुआं और राख एटमॉस्फेयर में भेज दी है। अब जमीन तक सनलाइट का पहुंच पाना नामुमकिन है। न्यूक्लियर आग से निकला यह धुआं सूरज की रोशनी को इस कदर रोक देता है कि पूरी दुनिया अचानक एक न्यूक्लियर विंटर में डूब जाती है। ये रेडिएशन के साथ आई एक ऐसी आइस एज है जहां हर चीज को भारी नुकसान पहुंचेगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये न्यूक्लियर विंटर करीब 20 सालों तक पूरी धरती को जमाए रखेगी। इस सर्दी की शुरुआत झंझोड़ देने वाली होगी। ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर की स्थिति में ये एक बहुत ही लंबी और भयानक तबाही होगी। इस अचानक आई ठंड ने दुनिया के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को खत्म कर दिया है। जंग में पहले ही 200 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, पर अब मरने वालों की संख्या अरबों में पहुंचने वाली है। यहां हम अरबों लोगों की बात कर रहे हैं जो स्टारवेशन यानी भूख की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर के देशों जैसे यूएस, रशिया और यूरोप में न्यूक्लियर वॉर होता है तो न्यूक्लियर विंटर का सबसे घातक असर वहीं दिखेगा। सदर्न हेमिस्फीयर पर इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। अगर बात करें अर्जेंटीना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की,
तो जंग के बाद सर्वाइवल के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। मान लीजिए कि ह्यूमैनिटी बच जाती है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या हम अपने कल्चर, आर्ट और सभ्यता को बचा पाएंगे? क्या हमने इस तबाही से कोई सबक सीखा होगा? ये सवाल बहुत बड़े और डरावने हैं। क्या सिविलाइजेशन इस न्यूक्लियर विंटर में खुद को बचा पाएगी, या इंसानियत इस ठंडी और अंधेरी मौत का शिकार हो जाएगी? क्या होगा अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक ऑल आउट वॉर में उतर जाएं? क्या इंसानियत बच पाएगी? बीस साल बाद न्यूक्लियर वॉर की उस तबाही ने आधी दुनिया को खंडहर बना दिया है। और दुनिया की करीब 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। कैंसस का वो पुराना एटलस सिलो, जिसे एक लग्जरी फॉलआउट शेल्टर में बदला गया था, आज भी खड़ा है। पर उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया है। वहां 5 साल का खाना जमा था और 70 लोग कुछ समय तक वहां सरवाइव करने में कामयाब रहे थे। क्या आप हमले से बचने के लिए बंकर बना सकते हैं? बिल्कुल। बस ये मानकर चलिए कि बहुत लंबे समय तक कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आप खुद के लिए ऐसा कर सकते हैं, पर पूरे देश के लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कह लो कि मुट्ठी भर लोग शेल्टर्स में बच जाते हैं और फिर आखिरकार उनके बाहर निकलने का वक्त आता है, तो वो अब एक बिल्कुल अनजान दुनिया में कदम रखने वाले हैं। उनका पुराना सब कुछ खत्म हो चुका होगा। धीरे धीरे न्यूक्लियर विंटर का असर कम होने लगता है और धरती की बर्फ पिघलने लगती है। हवाओं के साथ आसमान साफ होने लगता है और सनलाइट वापस आती है, जिससे प्लैनेट फिर से गर्म होने लगता है। वक्त के साथ दुनिया की बची खुची पॉपुलेशन बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ने लगती है। सौ साल बाद वीरान शहरों के खंडहरों पर अब जंगल उगाए हैं और कुदरत धीरे धीरे उन पर फिर से अपना कब्जा जमा रही है। बर्बाद हुए देशों के लोग अब रिफ्यूजीज बन चुके हैं और गर्म इलाकों की तलाश में भटक रहे हैं। लोग माइग्रेशन शुरू करेंगे। ये जानने के बाद कि ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम असर हुआ है, तो लोग अपने अमेरिका के घर छोड़कर ब्राजील की तरफ जाएंगे। हम आज भी देखते हैं कि रेफ्यूजीज कैसे अपनी जान बचाते हैं। जब जंग देशों को तबाह करती है तो लोगों को सिर्फ एक कमीज के साथ सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। वे मीलों पैदल चलते हैं या जान जोखिम में डालकर खतरनाक समुद्र पार करते हैं। जब खोने के लिए कुछ न बचा हो तो इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है। 5000 सालों में कई एम्पायर्स आए और चले गए, चाहे वो माया हो, एंशिएंट इजिप्ट हो, ग्रीस या रोम हो। आज
उनके सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। लेकिन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बावजूद मैनकाइंड यानी इंसानियत कभी खत्म नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि न्यूक्लियर विंटर में कितने लोग बचेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे लगता है कि इंसान बहुत चालाक है। हमने अपने गुफाओं में रहने वाले पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा है। हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हमारे पास लिखा हुआ सारा ज्ञान है। साइंटिफिक मेथड्स हमें वहां से शुरू करने की ताकत देता है जहां हमने छोड़ा था। अब हमें तेजी से प्रोग्रेस करना आता है। क्या काफी लोग बच पाएंगे? हमारा अंदाजा है कि अगर 1000 से 10,000 इंसान भी बच जाएं, तो हम ह्यूमन रेस को फिर से किक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो टिके रहने में कामयाब रहे, तो हम एक नए सुपर कल्चर को जन्म दे सकते हैं, जो वाकई कमाल की चीज होगी। इंसान ने हजारों सालों में जो सिविलाइजेशन खड़ी की है, उसे मिटाने के लिए सिर्फ एक बटन काफी है। विज्ञान की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर एक फैक्ट हमें एक नई सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और स्पेस, साइंस और हिस्ट्री की गुत्थियां सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें विज्ञान शो। जय हिंद।